हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 4 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। India has got 40th rank in this index. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 36.6 स्कोर के साथ इंडिया को 40th रैंक मिला। इंडिया का रैंक 40th था, 40वां रैंक था, तो ये स्टेटमेंट सही है। अमेरिका हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन दिस इंडेक्स, नो। स्विट्जरलैंड को फर्स्ट प्लेस मिला, टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा स्विट्जरलैंड, नॉट अमेरिका। सो ये स्टेटमेंट गलत है। गिनी हैज़ गॉट द लास्ट पोजीशन 132nd इन दिस इंडेक्स, यस, ये सही है। गिनी को लास्ट पोजीशन मिला, 132nd पोजीशन मिला। द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स रेंजेज फ्रॉम 0 to 100, ये भी सही है, 0 to 100। तो इसमें से ए सही है, सी सही है एंड डी सही है, बी गलत है। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेना राइबेकिना डिफीटेड whom to win the women's singles title at the विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022। तो ट्यूनेशिया के ओंस जुबियर को इन्होंने डिफीट किया था। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। लंदन में ऑर्गेनाइज्ड इस टूर्नामेंट में यानी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में मेंस सिंगल्स के विनर रहे नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मेंस सिंगल्स रनर अप रहे निक किर्जियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which person or persons have been honored with the Nobel Prize for the year 2022 in the field of physics? The prize in the field of physics has been awarded to 3 scientists, Alain Aspect of France, John Clauser of United States and Anton Zeilinger of Austria for research in the field of quantum mechanics. So John F. Clauser, Anton Zeilinger and Alain Aspect. So right option will be 2, 3 and 4, C, 2, 3 and 4. क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया है। आप लोग जानते ही होंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए, न्यूटन्स लॉ जो है, डेली लाइफ में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनका डायमेंशन बड़ा होता है, तो बड़े डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट्स पे तो लागू होता है न्यूटन्स लॉ, बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जब पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर हो, सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे चला जाए, उसका मास बहुत ही स्मॉलर हो, साइज बहुत ही स्मॉलर हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उस लेवल पे चले जाएं, तो न्यूटन का जो मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको कहा जाता है, न्यूटन का लॉ जो है वो फेल हो जाता है। तो वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए फिजिक्स का एक अलग ब्रांच बनाया गया है। उन सब पार्टिकल्स के बिहेवियर को, कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। न्यूटन का लॉ 2 जगहों पे फेल होता है। एक तो पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉलर हो, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स बनाया गया है। दूसरा जगह क्या है? दूसरा यह है कि जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपरेबल हो जाए तो वहाँ पर भी जाकर के न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाता है। तो उसके लिए स्पेशल ब्रांच बनाया गया है फिजिक्स का, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, जितने भी इंजीनियरिंग के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब साइंस के किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हुए क्वांटम कंप्यूटर्स बनाया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को क्यूबिट उसको कहा जाता है, उसमें जो बिट होता है क्यूबिट कहा जाता है। इस चीज़ को बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, जैसे यूपीएससी वगैरह में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड इन इंडिया?
from 1st November 2022. Right option will be A. This digital currency has been launched in line with the announcement made in the Union Budget for 2022-23. Initially, the use of digital rupees has been allowed only for wholesale transactions in government securities. Central bank digital currency is a legal tender by the central bank. It is equal to paper currency and can be exchanged with paper currency. Like paper currency, it can be used for exchange. Next question, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has been extended up to December 2024. Right option will be D. ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 में लॉन्च किया गया था और इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था 31 मार्च 2022, जिसको एक्सटेंड करके दिसंबर 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू गिव मॉनेटरी रिवार्ड्स टू वुमेन फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन? तो वह है रसिया। राइट ऑप्शन विल बी बी। रसिया ने क्या किया है, ये कोविड-19 के इन्फेक्शन और फिर जो अभी वार चल रहा है उससे जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है उससे निपटने के लिए रसिया ने अनाउंस किया है कि वहाँ की वुमेन जो 10 या 10 से अधिक बच्चा पैदा करेंगी उनको रिवार्ड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? ग्रांट, वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा 13,500 ब्रिटिश पाउंड्स। कंडीशन ये है कि जो 10 बच्चे हैं या 10 से अधिक बच्चे हैं वो जीवित हों। Next question, in which of the following cities in a one of a kind initiative a green memorial park has been set up in memory of those who died of COVID-19 infection? तो कोविड-19 के इन्फेक्शन से जिनके भी डेथ हुई है उनके परिजनों, उनके रिश्तेदारों ने मिल करके हैदराबाद के बंजारा हिल्स में उनकी याद में एक पार्क बनाया है जिसका नाम है ग्रीन मेमोरियल पार्क। कहाँ पे है? हैदराबाद के बंजारा हिल्स में। तो इसमें से कोई नहीं आ रहा है, सो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट नेशन साइंड द नामसाई डिक्लेरेशन ऑन जुलाई 15, 2022? तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन हुआ। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश ने जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन किया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रमीत गिल हैज बिकम द इंडियन टू अपॉइंट एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड इंडियन टू द अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड राइट ऑप्शन विल बी बी। फर्स्ट जो थे चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वो थे कौशिक बसु, जिनका टेन्योर रहा 2012 से लेकर के 16 तक, यानी 2012 से 2016 तक के बीच में रहा था उनका टेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सेलेक्टेड इन बिहार टू डेवलप वेटलैंड्स एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? तो 11 डिस्ट्रिक्ट। राइट ऑप्शन विल बी सी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वैशाली, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एंड ईस्ट चंपारण। Next question, according to the Union Power Minister, India's power generation capacity will reach how many gigawatts by 2030? 820 गीगावाट। इसमें से 500 गीगावाट जो आएगा वो आएगा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च? तो उस समय के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शहनवाज हुसैन ने 29 जुलाई 2022 को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया था। कब? जो जुलाई 29, 2022 को। राइट ऑप्शन विल बी सी। स्टार्टअप प्रोजेक्ट विल गेट इंटरेस्ट फ्री फंड ऑफ ₹10 लाख फॉर 10 years. इफ ए स्टार्टअप कंपनी इज स्टार्टेड बाई ए वुमेन एंटरप्रेन्योर दे विल गेट 5% more. Next question, at which place the drone control and command center will open in Patna? Kumharar. Right option will be B. A control and command center will be set up at Kumharar, Patna to monitor the drone cameras engaged in the search for liquor. Next question, the Bihar government has decided to build how many garland trench in the hilly areas of South Bihar? 33. Where rainwater will be collected and used till summer. Right option will be C.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज बीन इंटरेस्टेड with the work of connecting Patna Museum and Bihar Museum? Delhi Metro Rail Corporation. Right option will be A. Next question, consider the following statements related to NAVIC, navigation with Indian constellation. NAVIC is a regional autonomous satellite navigation system developed by ISRO. Yes, ये सही है. NAVIC consists of a total of 8 satellites. ये भी सही है. Its purpose is to provide accurate position information to its users in the country and within a distance of 1500 km from the country's border. ये भी सही है. In fact, इसरो ने 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे कि कौन सा, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का जो कंस्टेलेशन है उसमें इसरो ने 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था. पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च किया गया था और 9वां सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था 2018 में लॉन्च किया गया था. तो 8 ही कह रहा है, लेकिन वो सही है क्यों, मैं बताता हूँ. इसमें से जो 9 सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया उसका नाम था 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1H, 1I. तो जी 1H वाला जो सैटेलाइट था ये फेल हो गया था, ये अभी फंक्शनिंग में नहीं है, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है. बाकी जो 8 जो है, इसीलिए 8 ही काउंटिंग की जा रही है, 8 जो है अभी फंक्शन में है. सो राइट ऑप्शन जो होगा 1, 2, 3, नन ऑफ दी अबव, ई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल पेइंग द प्राइस ऑफ वार. तो ये OECD ने इसे रिलीज किया है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि यूक्रेन पे जो रसिया के द्वारा अटैक किया है उसने पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इनर्जी एंड फूड प्राइसेस को सब्सटेंशियली रेज किया है, इंक्रीज किया है. और इसके साथ ही जो ग्लोबल ग्रोथ रेट जो पहले प्रोजेक्ट किया गया था 3%, वो लेस देन 2% पे होगा आगे 2023 में, मतलब इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 2% रहेगा ग्लोबल ग्रोथ रेट. राइट ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रिसेंटली फॉर्म एसोसिएशन पाम ऑयल अलायंस. पाम ऑयल अलायंस, तो एसोसिएशन पाम ऑयल अलायंस जो है 5 एशियन कंट्री, 5 मेजर एशियन जो कंट्री जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है ने मिल करके बनाया है इस अलायंस को. तो उसमें से कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इसके अलावा बांग्लादेश है और नेपाल है. 5 कंट्री मिल करके बनाया है, भूटान उसमें नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सूजल रीजन ऑफ इंडिया. वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसका मतलब ये हुआ सूजल रीजन ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट सूजल रीजन ऑफ इंडिया का ये मतलब हुआ कि यहाँ के हर एक विलेजेज जो है ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री है ODF. और दूसरी बात ये है कि यहाँ के हर एक घर में वाटर अवेलेबल करा दिया गया है थ्रू नल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडिया टूक ओवर द मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर 2022. तो दिसंबर 1, 2022 को इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई, मंथली प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. राइट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ द यूनेस्को पीस प्राइज 2022. तो ये यूनेस्को पीस प्राइज 2022 दिया गया है एक्स जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल को. राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज हो गया, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में. राइट ऑप्शन विल बी सी. सबसे पहला भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया था, वो 2003 में मनाया गया था सबसे पहला. और इसी दिन यानी 9 जनवरी 1915 को सबसे बड़े प्रवासी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके इंडिया में आए थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ए बिल इन दी पार्लियामेंट टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू द अफगान माइग्रेंट्स? US, अमेरिका. राइट ऑप्शन विल बी ए. Next question, according to the NFHS 5, what percentage of women use internet in बिहार? तो बिहार में ओनली 20.6% महिलाएं वुमेन इंटरनेट का यूज करती है. उनमें से अर्बन रीजन में, अर्बन एरिया में 38.4% वुमेन जो है इंटरनेट का यूज करती है, एंड रूरल एरिया में ओनली 17% वुमेन इंटरनेट का यूज करती है. बहुत ही कम है. राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो इस साल का G20 समिट इंडिया के प्रेसिडेंसी में ऑर्गेनाइज होगा और इसका थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. इसका मतलब है कि वसुधैव कुटुंबकम. राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1939 को अंडर प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993. ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं. एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का CJI रह चुका हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, वो इसके चेयरमैन होते हैं. द टर्म ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स या फिर चेयरमैन का जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, या तो 5 साल होगा या फिर 70 ईयर्स तक होगा, जो भी पहले होगा. विच एवर इज अर्लियर. सो राइट ऑप्शन विल बी 5 ईयर्स और एज 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो थे बी नरहरि राव. राइट ऑप्शन विल बी सी. इनका टेन्योर 1948 से 1954 तक रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. साथ ही लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. सो राइट ऑप्शन विल बी डी. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज एंड प्रेरोगेटिव रिट्स, ये सारे जो है प्रोविजंस ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? पहली बात यह है कि रिपब्लिकन सिस्टम जो है ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इसके अलावा जो प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके साथ ही राज्यसभा के MP का जो इलेक्शन का प्रोसीजर जो है, इलेक्शन कैसे होगा, ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज इमोलमेंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसके अलावा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन लोगों की सैलरीज, एलावेंसेस एंड इमोलमेंट्स के बारे में दिया गया है सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इमोलमेंट्स के बारे में सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. गवर्नर का दिया गया है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब दिया गया है. लेकिन बी में जो प्राइम मिनिस्टर जो मेंशन किया गया है, इनके इमोलमेंट्स के बारे में नहीं दिया गया है. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट? तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में.
गुजरात एंड महाराष्ट्र बने थे ये दोनों स्टेट 1960 में। पंजाब एंड हरियाणा ये दोनों स्टेट फॉर्म हुए थे 1966 में। और इसके बाद मणिपुर जो है वो बना था 1972 में, 1972 में। और सिक्किम कब बना था? सिक्किम ये बना था 1975 में, लेकिन 1974 में ही बना था, उसको शाह राज्य कहते हैं के रूप में। लेकिन 1975 में थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको फुल स्टेटहुड दे दिया गया था। तो कब हो गया? 1975 में, 1975 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, देन पंजाब, देन मणिपुर, देन सिक्किम। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स? इट इज़ नॉट अनलिमिटेड बट इज जस्टिफिएबल। ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। इट्स परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, इनमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है, इनको अमेंड कर सकती है। कंडीशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, तो इनमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट। तो ये परमानेंट नहीं है, ये गलत है। दे आर जस्टिसिएबल, मतलब ये रहा कि कोर्ट जो है इनको लागू करवा सकता है, या हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट इन्हें लागू करवा सकता है। ये जस्टिसिएबल हैं नेचर में, तो ये सही है। द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द आर्टिकल 30 आर ऑल्सो अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। नहीं, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 30 में दिया गया है कि माइनॉरिटी जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये 4 गलत हो गया यहाँ पे। सही कौन सा है? सही है 1 and 3 सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? इंश्योरेंस कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है? नहीं, इंश्योरेंस जो है कंकरेंट लिस्ट का नहीं है, ये जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा मेडिसिन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत। न्यूज़पेपर जो है ये भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये सही है। ये तीनों जो है कंकरेंट लिस्ट के ही सब्जेक्ट हैं, तो डी सही आ रहा है। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ओरिजिनली जो है 97 सब्जेक्ट्स जो थे वो यूनियन लिस्ट में थे, अभी जो है 100 सब्जेक्ट हैं। और स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं, और पहले ओरिजिनली 61 सब्जेक्ट्स थे, और 52 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट? The first Lokpal bill was introduced in the year 1968 by Shanti Bhushan. The fourth Lok Sabha had also passed it in 1969, but this bill could not be passed in the Rajya Sabha. So right option will be B, 1968. Next question, which of the following control devices can be adopted to bring about discussion in the House on a matter of urgent public importance? तो वो है adjournment motion. An adjournment motion is moved in the Lok Sabha to draw the attention of the House to a public matter that is a matter of public importance. It contains an element of condemnation against the government. To accept this proposal, the support of 50 members is needed. An adjournment motion can be brought only on those subjects which are not related to privilege. Under this, any matter pending in the court cannot be discussed under an adjournment motion. So, right option will be B.
अटेंशन मोशन क्या होता है? अटेंशन मोशन कोई एक मेंबर जो है किसी एक मिनिस्टर के अटेंशन को पाने के लिए, किसी सब्जेक्ट की ओर ध्यान दिलाने के लिए ये अटेंशन मोशन लाता है और उनसे स्टेटमेंट की मांग करता है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे क्या राय रखते हैं, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। और मिनिस्टर जो है उस समय या बाद में उस पर अपना स्टेटमेंट जारी कर सकता है, दे सकता है। इसके साथ ही जो भी मेंबर क्वेश्चन रेज कर रहा है, जो भी मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी इस पर पूछ सकता है अटेंशन मोशन में। सेंसर्ड मोशन, सेंसर मोशन क्या होता है? इसमें सरकार के किसी पॉलिसी से या उनके कार्यों से, उनके फंक्शनिंग से यदि कोई खुश नहीं है तो किसी एक मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है ये सेंसर मोशन ला सकता है। और ये कट मोशन क्या होता है? जब बजट पे पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा हो तो उस समय पॉलिसी कट मोशन जो है उस समय फंड में कमी लाने के लिए कोई इस तरह के मोशन को लेकर के आता है, ताकि इस पे इतना फंड अलॉट नहीं होना चाहिए, इसमें कमी की जानी चाहिए। तो ये है कट मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैव रिसेंटली गिवन देयर वोट इन अपोजिशन ऑन द EWS रिजर्वेशन। तो कुछ ही समय पहले इस पे जो सुनवाई हुई थी, इसका जजमेंट आया था, उसमें चीफ जस्टिस UU ललित एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने EWS रिजर्वेशन के अगेंस्ट अपना जजमेंट दिया था। UU ललित एंड रविंद्र भट्ट, दो लोगों ने। और दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी, इन लोगों ने बेला त्रिवेदी और दिनेश महेश्वरी, इसके साथ ही एक और हैं JB पारदीवाला, इन लोगों ने EWS रिजर्वेशन के फेवर में अपना जजमेंट दिया था। सो इसमें से राइट ऑप्शन 1 और 2 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपलिटी ये दिया गया है 243Q आर्टिकल 243 में। रिजर्वेशन सीट्स इन द म्यूनिसिपल बॉडीज ये दिया गया है 243 आर्टिकल 243T में दिया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविज़न आर्टिकल 243Y में दिया गया है। एंड ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपलिटीज ये दिया गया है आर्टिकल 243U में। तो ABCD हो जाएगा, यानी 1 का A, 2 का B, 3 का C एंड 4 का D हो जाएगा। ABCD इनमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ए ब्लैंक चेक गिवन बाय द लोक सभा टू द एग्जीक्यूटिव। ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स, grants of credit, right option will be C. When there is a sudden and immediate need of money for any service or item, so this type of demand for grants is placed, it can be said that it is a blank check given by the Lok Sabha to the executive. Supplementary grants, it is approved by the parliament when the amount authorized by the appropriation act for a particular service is found insufficient in the current financial year for that year. Additional grant, it is provided when the expenditure in relation to any new service has not been envisaged in the budget for the year and the need for additional expenditure has arisen during the current financial year. And extraordinary grant, it is granted for a specific purpose, so right option will be C. Next question, which of the following schedule is amended when a new state accedes to the Indian Union either by accession or by reorganization? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये जानना होगा कि शेड्यूल 3rd, 4th, 5th एंड 6th में क्या दिया गया है। तो इन शेड्यूल 3rd फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स ये दिया गया है शेड्यूल 3rd में। शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा।
तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है, 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अदर देन AMTM, दैट मीन्स अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये दिया गया है 5th शेड्यूल में। और 6th शेड्यूल में क्या दिया गया है? AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड जो प्रोविज़न दिया गया है वो दिया गया है 6th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर देने से पहले हम जान जाते हैं कि कौन कौन से कमिटी के कौन चेयरमैन थे। सरदार पटेल, सरदार पटेल जो थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के हेड थे सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो रूल्स प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे उनमें से एक ये थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये थे स्टेट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन। इसके अलावा और क्या क्या थे? जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे, स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग द लॉज मेड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी रिमेन इफेक्टिव आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी? अप टू 6 months. Right option will be C. At the time of national emergency, the parliament gets the right to make laws on the subjects mentioned in the state list. Although the legislative power of a state legislature are not suspended, this is an effect of the unlimited power of the parliament. The laws made by the parliament on the subjects of the state during the emergency remain effective for 6 months after the end of the emergency. When the proclamation of the national emergency is in force, the president can also issue ordinances on the subjects of the state list if the parliament is not in session. Next question, according to the Bihar Economic Survey 2021-22, which of the following statements are true? Leading district in terms of production of rice in Bihar Rohtas, ये सही है। मोस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास। इसके अलावा हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार ईस्ट चंपारण नहीं, ये भी रोहतास ही है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन मैज प्रोडक्शन इन बिहार कटिहार है, ये सही है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार वेस्ट चंपारण है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? 2 गलत है। 2 जो ही गलत हुआ, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बच गया क्या? सी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2020-21 द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 थ्राइविंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज? तो वो है पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर। पटना, गया एंड मुजफ्फरपुर, राइट ऑप्शन बी होगा। और सबसे लास्ट में आने वाले 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? शिवहर, अरवल एंड शेखपुरा। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बिहार में कितना है? 350 किलोवाट आवर है। टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है? 5995 किलो मेगावाट, 5995 मेगावाट। और पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो है 350 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बिहार चिल्ड्रन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री? तो यदि बिहार के टोटल पॉपुलेशन का हम देखें तो 0 से 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो हैं बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 42%। लेकिन ये जो बच्चे हैं इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 12% हैं। 12%, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर द बिहार बजट 2022 to 23? 1,96,705 करोड़ रुपीज, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022 to 23, व्हाट परसेंट ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो वो है 11.1%, राइट ऑप्शन विल बी सी। ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी मॉनेटरीज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन करेंट मार्केट प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ करेंट मार्केट प्राइसेस। मतलब ये रहा कि एक साल में इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनका मॉनेटरी वैल्यू करेंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है? जब इसी जीडीपी को हम बेस ईयर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, बेस ईयर के बेसिस पे 2011-12 के, तो यही जीडीपी जो है रियल जीडीपी कहलाएगा। तो रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर के बेसिस पे और नॉमिनल जीडीपी जो है वो करेंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो रियल जो जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल डाटा कौन सा प्रोवाइड करेगा? रियल जीडीपी करेगा प्रोवाइड। और दूसरी बात यह है कि वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, रियल जीडीपी ज़्यादा होगा या नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, बढ़ ही रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा रियल जीडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021? तो पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन थीम था वो था बारबेल स्ट्रेटजी एंड एजाइल अप्रोच। तो एजाइल अप्रोच क्या होता है? पहले क्या होता था, तो 5th ईयर प्लान एक बार जब शुरू कर दिया गया तो बीच में उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। जो भी टारगेटेड फिक्स्ड है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस एजाइल अप्रोच के अंतर्गत कोई पॉलिसी लॉन्च की गई है तो उसका फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक ले करके यदि उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई करके रीलॉन्च किया जाएगा। ये है एजाइल अप्रोच, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज स्टार्टेड? 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। इसमें फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं 3 किस्त में पर ईयर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सर्वोदय योजना? जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन सी होगा। जयप्रकाश नारायण पब्लिश द सर्वोदय योजना ऑन 30 January 1950. The main objective of which was to establish an exploitation free society in all classes by following the path of non-violence. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल ओवर नोट इश्यू? बिल्कुल, नोट कम इशू किए जाएंगे तो पब्लिक के हाथ में नोट कम जाएगा, लिक्विडिटी कम रहेगी, उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, जिससे डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये सही है। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स जब इंक्रीज किया जाएगा तो पब्लिक के हाथों में पैसे कम रहेंगे तो डिमांड कम रहेगा, डिमांड कम रहेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये सही है। इंक्रीज इन बैंक रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो पब्लिक कम लोन लेगी तो उनका परचेजिंग पावर कम होगा, उससे डिमांड कम होगा, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर को जब डिक्रीज कर दिया जाएगा, खर्चे जब कम किए जाएंगे तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो ये सभी सही है, राइट ऑप्शन विल बी ई, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्टली मैच द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड टू एरियाज। ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन ये बम्बू प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो 1 का सी हो जाएगा। इसके बाद है गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है? ये है हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट प्रोडक्शन से, तो 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद साइलेंट रिवॉल्यूशन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ क्वार्स सीरियल से, मोटे अनाज के प्रोडक्शन से है, 3 का डी हो जाएगा। येलो
रिवॉल्यूशन किससे, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, तो 4 का बी हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ए का सी आया है, ए का सी 2 गो में है, ए का सी और 2 का ए का सी 2 का ए का सी 2 का ए दोनों में है। उसके बाद में 3 का जो है वो है डी, 3 का डी, तो 3 का इसमें है, 3 का बी इसमें है, 3 का डी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1950 को नेशनलाइज नहीं हुआ था, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ था, देयरफॉर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑन जुलाई 1969 14 कमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड, ये सही है। कमर्शियल बैंक्स वेयर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यह किसी एक कंट्री का बाकी अदर कंट्रीज, बाकी वर्ल्ड के साथ में जो मॉनेटरी लेन देन होता है, मॉनेटरी लेन देन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ये जो होते हैं उन्हीं का ये रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, उसी का ये रिपोर्ट कार्ड है, वही स्टेटमेंट है ये। इसमें 2 तरह के अकाउंट्स शामिल किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जो भी रॉ मटेरियल है या मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो डाटा है वो आते हैं करेंट अकाउंट में। इसमें विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं, तो विजिबल एंड इनविजिबल हो सकता है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी इसी में आता है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट्स में जो जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ये रहा कि कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें रहती है कैपिटल अकाउंट में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आता है कैपिटल अकाउंट में, न कि करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द करेंट अकाउंट, डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Next question, index Regidex is related to land prices. The index Regidex was launched by the National Housing Bank in July 2007 to record price movement in the residential housing sector. Right option will be D. Next question, arrange the following states of India in the descending order of their urban population as per 2011 census. तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, कितना है, 5,08,18,559, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, वहाँ अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 4,44,95,063, 4,44,95,063। उसके बाद है, तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र आ गया, सेकेंड पे यूपी आ गया, और थर्ड पे है तमिलनाडु। वहाँ का अर्बन पॉपुलेशन है 3,49,17,440 तमिलनाडु का, ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ पे वेस्ट बंगाल आएगा, यहाँ का अर्बन पॉपुलेशन है 2,90,93,002, फोर्थ पे आएगा। तो 1 पे महाराष्ट्र 1, उसके बाद में 1324 आएगा, 1324 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स ए फॉर्म ऑफ वर्क obsolete or so cheap that there is a huge decline in the employment level in that field, then this situation leads to what kind of unemployment in the society? Structural unemployment. Right option will be A. ये है mismatch between new technology and skills. मिसमैच बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। मान लीजिए जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने जितने भी लेबर है वो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं रह पाते हैं, और यही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है,
फ्रिक्शनल, या फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कंसील्ड या हिडन। हिडन जिसको कहा जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 10 लोगों की ज़रूरत है, उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग यदि वर्किंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसी को कहा जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कंसील्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो पर्टिकुलर कंपनी एक्स में अभी वर्किंग है और उसने अपने आप इस कंपनी के जॉब को छोड़ दिया और किसी वाई कंपनी में जाना चाह रहा है। वाई जेड जो भी कंपनियां हैं बाद में उसमें जॉब सर्च करना शुरू कर देता है, तो इसी पीरियड में जब वो अनएम्प्लॉय है, इसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे रिसेशन का दौर यदि है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होने से कंपनीज को कम प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो कम प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करती है? छंटनी करना शुरू कर देती है, अपने वर्कर्स को निकालना शुरू कर देती है। यही है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैनाल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दी लालवाकिया ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंडक? तो वो है ढाका कैनाल। ढाका कैनाल, राइट ऑप्शन विल बी डी, ढाका कैनाल। तिउड़ कैनाल तिउड़ रिवर से निकलती है, और त्रिवेणी कैनाल ये भी गंडक रिवर से ही आता है। त्रिवेणी कैनाल गंडक रिवर से, और कमला कैनाल कमला नाम की जो रिवर है उससे ये कमला कैनाल उससे जुड़ा हुआ है, और इससे जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के इरिगेशन का काम होता है कमला कैनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ क्यावाल सॉयल? तो ये पाया जाता है गंगा के साउथ में, गंगा के साउथ वाले रीजन में पाया जाता है। जैसे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, भागलपुर, मुंगेर, रोहतास, गया, अरवल, पटना, भोजपुर एक्सेट्रा। तो ये पाया जाएगा कहाँ पे? जहानाबाद में मिलता है, भागलपुर में भी मिलता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 1 ई। इस सॉइल में हाई होल्डिंग वाटर कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और इसका जो नेचर होता है बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन होता है, और इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो हाई होती है केवल सॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स द धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स कैन बी सीन? तो धारवाड़ सीरीज के रॉक्स जो है सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार में पाए जाते हैं, जैसे मुंगेर हो गया, जमुई, नवादा, नालंदा। तो मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा, इसमें मुंगेर आ रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेड द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल इन बिहार? तो इन ऑर्डर टू मेक द ग्रीन रिवॉल्यूशन ए सक्सेस द यूटिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स वाज promoted, promoting the use of advanced seeds, chemical fertilizers and pesticides, development of irrigation facilities, development of credit facilities, use of scientific instruments, etc. The use of improved seeds, use of chemical fertilizers to increase agricultural credit, but not promotion of compost manure. So right option will be D.